हेलो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं अब कैटलॉगिंग की। अपन ने कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। कॉलन क्लासिफिकेशन में अपन ने रंगनाथन महोदय ने जो जो प्रोसेस दी थी उसके बारे में कुछ पढ़ा था। पैरेलली मैंने कहा मैं इसके पैरेलली आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, तो मैंने आपकी डीडीसी की भी क्लास अपलोड कर दी है आपके लिए। वहाँ से आप डीडीसी करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो डीडीसी स्टार्ट कर सकते हैं। डीडीसी के भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बता दिए कि डीडीसी की शुरुआत अपन को कैसे करनी है। आप वीडियो में अपने चैनल पे इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन का के नाम से अपना यूट्यूब पर चैनल है, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको डीडीसी की भी क्लासेस मिल जाएगी। अब वहीं प्लेलिस्ट में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग काफ़ी बच्चों की डिमांड थी जिनको कैटलॉगिंग पढ़ना है, सीसी उनको पहले से अच्छे से आता है, तो आप डायरेक्ट वो कैटलॉगिंग के वीडियो देख सकते हैं। कैटलॉगिंग एक्चुअल में तभी समझ में आती है जब पहले अपन को कॉलन क्लासिफिकेशन समझ में आई हुई होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि कॉलन क्लासिफिकेशन में अपन क्या करते हैं, किसी भी टाइटल क्या होता है, विषय का नाम होता है, उसे अपन सब्जेक्ट हेडिंग भी बोलते हैं। तो उस सब्जेक्ट हेडिंग का जो एक अल्फाबेटिकली फॉर्म में एक मतलब सीक्वेंस में एक नाम होता है, जैसे कि रंगनाथन महोदय की बुक का नाम क्या है, कॉलन क्लासिफिकेशन। तो कॉलन क्लासिफिकेशन एक नाम है, जैसे मैंने आपको बताया था उसकी कोडिंग करने पर उसका क्लास नंबर कैसे आता है। ऐसे कैसे मेलविल डीवे के विषय का क्या नाम है, डीडीसी का डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। उसकी अगर अपन डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन का अगर अपन क्लास नंबर निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू मेथड कुछ नंबर निकल के आएगा। अब जो अपन क्लास नंबर जो बनाते हैं उस क्लास नंबर से वापस उसका क्या होता है, चेन प्रोसेसिंग की प्रोसेस होकर उस क्लास नंबर से वापस उस सब्जेक्ट का नाम निकाला जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग बोलते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग किसी भी विषय का टाइटल होता है जिसके नाम से उस विषय को जाना जाता है, इसलिए उसको क्या कहते थे, सब्जेक्ट हेडिंग। हेडिंग मीन्स उसको रिप्रेजेंट करने वाला विषय को। तो कैटलॉगिंग प्रोसेस यही होती है। अगर अपन कैटलॉगिंग की बात करें, एक्चुअल में इसको कहते हैं अपन कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है सूची। ये आज अपन की इंट्रोडक्शन क्लास है कैटलॉगिंग की, फर्स्ट क्लास है। इसमें भी मैं आपको सारे के सारे पहले कैटलॉगिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद में अपन इसको स्टेप बाय स्टेप इसके प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। कैटलॉगिंग के प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है, मेन एंट्री और एडेड एंट्रीज अपन को बनानी हुई होती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पेपर में दे रखी होती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अपन को समझ के और अपन को कैटलॉग कार्ड बनाने होते हैं। और कैटलॉग कार्ड भी अपन की नोटबुक में बने बनाए आते हैं और उनको अपन को फिलअप करना सीखना होता है। ज़्यादा टफ नहीं होती है कैटलॉगिंग, अपन को इजी ही होती है। लेकिन क्लासिफिकेशन अगर अपन को सीखे हुए होता है तो उससे अपन चेन प्रोसेसिंग सीख के कैटलॉगिंग को आसानी से सीख सकते हैं। सपोज जैसे कि अपन को नाम से ही पता चल रहा है टाइटल के, कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, सूची। आप कहोगे सर इंडेक्स का मतलब भी सूची होता है, बिब्लियोग्राफी का मतलब भी सूची होता है, तो ये सब सारे नाम एक जैसे, इनका मीनिंग एक निकलता है, तो इन पे डिफरेंट क्या है। तो सबसे पहले अपन को इनके डिफरेंट को समझना होता है कि भाई क्या डिफरेंस होता है। मैं बात कर रहा हूँ कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब भी क्या होता है, सूची। और मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब भी क्या होता है, सूची। इंडेक्स से मैं आपको इंटेलेक्चुअल करवा चुका हूँ, इंडेक्स अपन पढ़ चुके हैं। इंडेक्स में क्या होता है, अल्फाबेटिकली फॉर्म में जो चीजें दे रखी है उसको अपन इंडेक्स कहते हैं। वहाँ पे अल्फाबेटिकली नहीं कह सकते, मतलब अपन ये कह सकते हैं अपना कोई भी मटेरियल होता है या बुक का कोई भी कंटेंट होता है उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में या तो न्यूमेरिक फॉर्म में 1 2 3 4 चेन प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग मतलब सिस्टमेटिक अरेंज किया हुआ होगा कि भाई 1.1 पेज पे ये होगा, 1.2 पेज पे ये होगा, 1.3 पेज पे ये होगा, 2.1 पेज पे अपन को वो टॉपिक मिलेगा। जैसे अपन नोटबुक में भी चैप्टर नहीं देखते हैं, इतने पेज से लगाकर 1 से लगाकर 5 पेज तक अपन को चैप्टर 1 मिलता है, 6 से लगाकर 12 पेज नंबर तक चैप्टर 2 मिलता है, 12 से 13 से लगाकर अपन को 30 पेज तक चैप्टर 3 मिलता है। तो वो सारे के सारे मतलब फर्स्ट पेज में जो कंटेंट डाला होता है वहाँ पे पूरी की पूरी इंडेक्स तो बनी हुई होती है कंटेंट की। वो इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करती है, वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है कि आपके बुक के अंदर जितने भी चैप्टर है ये उन चैप्टर के तहत जितने भी कंटेंट को उसमें रिप्रेजेंट किया गया या उसको एक्सप्लेन किया गया, उस इंडेक्स की फॉर्म में उसको समराइज करके आपको एक पेज में सब कुछ बता दिया जाता है कि कौन से पेज पर आपको कौन सा कंटेंट मिलेगा या कौन से पेज पर कौन सा आपको चैप्टर मिलेगा। जैसे सीसी की कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक होती है, उसमें जैसे कि चैप्टर 1 मेन क्लासेस को बताता है, तो उसके लिए पेज नंबर नहीं दे रखे होते हैं, 2.4 नंबर पेज पे जाइए। मेन क्लास के बाद में आपको कौन सी मिलेगी, कॉमन आइसोलेट्स की क्लास मिलेगी, तो उसके लिए पेज नंबर दे रखा होगा, 2.5 पेज नंबर पे जाइए या 2.9 पेज नंबर पे जाइए। टाइम आइसोलेट्स के लिए अपन को मिलेगा भाई 2.7 पेज नंबर पे जाइए।
या स्पेस आइसोलेट्स के लिए आपको पेज नंबर मिलेगा कि 2 पॉइंट इतने पेज नंबर पर जाइए। फिर अपन की सारी मेन क्लासेस स्टार्ट होती है, वो भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में एकदम सीक्वेंस में होती है कि ए होती है जो साइंस को रिप्रेजेंट करती है, तो वो 2 पॉइंट कहाँ पे मिलेगी, 30 पे मिलेगी। जो पहले जनरल क्लास होती है वो 2.29 पेज नंबर पे मिलेगी। मैथमेटिक्स की क्लास होती है तो वो 2 पॉइंट इतने पे मिलेगी। तो वो इंडेक्स क्या करती है, सब कुछ अपना जो भी कंटेंट होता है बुक के अंदर उसको एक ही फॉर्म में मतलब सबसे आगे अपन को रिप्रेजेंट कर देती है, तो उसी को कहते हैं अपन इंडेक्स। तो इंडेक्स से तो आप सबको समझ में आ गया, इंडेक्स क्या बताती है, किसी की बुक के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट होता है कि उसके समकक्ष, बुक अपनी क्या है, मतलब समझ लो बुक अपना एक मेन क्लास है, उसके समकक्ष सारे के सारे चैप्टर से सारा का सारा कंटेंट दे रखा होता है। कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको, मतलब सेम वही कि किसी बुक के अंतर्गत उसका जितना भी कंटेंट या मटेरियल दे रखा होता है उसको फर्स्ट पेज पे एकदम सीक्वेंस में बताने के लिए कि भाई इतने पेज पे वो चैप्टर है, उस चीज को तो कहते हैं इंडेक्स। पर्टिकुलर बुक के अंदर जो कंटेंट होता है उसको जब मतलब सीक्वेंस में सिस्टमेटिक अरेंज किया जाता है तो उसको तो कहा जाता है इंडेक्स। और वही बात आ जाती है कैटलॉग की। इंडेक्स तो बुक के लिए आता है, लेकिन कैटलॉग को भी अपन कहते हैं सूची। लेकिन ये सूची किसकी होगी, बुकों की सूची। इसी प्रकार बिब्लियोग्राफी भी क्या होती है, ग्रंथों की सूची। एक टर्म और काम आती है बिब्लियोग्राफी, इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, ग्रंथ सूची। और कैटलॉग को क्या कहते हैं, पुस्तकों की सूची, पुस्तकों की सूची। और बिब्लियोग्राफी को भी क्या कहते हैं, ग्रंथ सूची कह दो या आप चाहे बोले पुस्तकों की सूची कह दो। तो ये दोनों टर्म क्या होती है, एक दूसरे के सिनोनिम्स होती है, पर्यायवाची होती है, लेकिन मीनिंग तीनों का एक ही होता है। इंडेक्स, कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी तीनों का मीनिंग एक ही होता है, सूची। लेकिन अगर अपन इनको डिफरेंसेस में देखना चाहें तो बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग किसको रिप्रेजेंट करती है, पुस्तकों की सूची, मतलब ग्रंथों की। और उपन्यास, ग्रंथ कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अपनी एक लाइब्रेरी में मान लो 100 से 500 पुस्तकें हैं या 100 से 1000 पुस्तकें हैं। वो पुस्तकें एक जिस सीक्वेंस में, एक जिस तरीके से, जैसे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन में उनको एक क्लास नंबर से सिस्टमेटिक पुस्तकों को लाइब्रेरी में अरेंज किया जाता है और उसी क्लास नंबर को अपन बनाना सीखते हैं। तो जिस क्लास नंबर से पुस्तकों को लाइब्रेरी में अरेंज किया जाता है, जैसे मैं कह रहा हूँ साइंस की बुकें होती है जिसको ए के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैथमेटिक्स की बुकें होती है उनको बी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो अपन कॉलम क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे। जब एक पूरे के पूरे विषय का मतलब जब टाइटल आएगा, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब अपन को पता चलेगा कि एक कोड निकल के आता है। उस कोड में जो क्लास नंबर होता है वो सब उस बुक का सिस्टमेटिक होता है। उस पर्टिकुलर विषय में जो भी बुकें होती है उनको किस सीक्वेंस में एक बुक लाइब्रेरी में रैक में जमाया जाता है, उसके लिए जो सूची बनाई जाती है ना उनकी, उनको कहता है कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी। जैसे नाम को ही पता चल रहा है, पुस्तकों की सूची। इसमें सारी के सारी पुस्तकों को विषय अनुसार किस सूची में या किस प्रकार से उनको उनका क्लासिफिकेशन करके और उनको व्यवस्थित किया गया है लाइब्रेरी में, और उसकी जो सूची होती है मतलब उसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी या कैटलॉग। आपको कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी समझ में आ गई होगी और इंडेक्स भी समझ में आ गया। इंडेक्स तो क्या कहता है, बुक के अंदर जो कंटेंट होता है उस कंटेंट की सूची जो अपन के बुक के फर्स्ट पेज में मिलती है। और कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी जो सूची होती है, ग्रंथों की सूची, ये सूची अपन को पता चलती है कैटलॉग कार्ड से। इसीलिए तो इनके लिए, इनको समझने के लिए अपन कैटलॉग कार्ड का निर्माण करते हैं। वो सारे के सारे कार्ड अपने कॉल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। और कॉल नंबर मैंने आपको पहले ही समझा दिया था किससे बना हुआ होता है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर का संगठित रूप होता है, जिसमें से यूज क्या होता है अपने क्लास नंबर और बुक नंबर। एक कॉल नंबर दिया हुआ होता है, उस कॉल नंबर से उस विषय के संबंधित सारी की सारी पुस्तकों का, या उस कॉल नंबर से अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये पुस्तक है ना लाइब्रेरी में कहाँ पर पड़ी है, ताकि लाइब्रेरी अपने लाइब्रेरी में आने वाले यूजर को जब वो किसी अपने विषय से संबंधित कोई कंटेंट मांगता है लाइब्रेरियन से, तो उसको सारे के सारे विषयों के नाम याद थोड़ी होते, क्योंकि लाइब्रेरी में कितने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं। क्या एक लाइब्रेरियन के लिए पॉसिबल है कि वो सारे के सारे विषयों का नाम याद कर ले? उस कैटलॉग से, उस क्लास नंबर से उसको पता चल जाता है कि यूजर कौन से सब्जेक्ट्स की डिमांड कर रहा है। और जिस क्लास नंबर से उन पुस्तकों को लाइब्रेरी में जमाया जाता है वो क्लास नंबर फाइंड आउट करना, उसे तो कहते हैं क्लासिफिकेशन, जिसके लिए अपन ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। क्लासिफिकेशन किसका, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का, जिसे अपन कहते हैं कॉलम क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्लासिफिकेशन अपन ने किसका पढ़ा था, मेलविल डीवे का, जिसे अपन कहते हैं डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के तहत अपन ने उनको अरेंज कर दिया, और जो अरेंज करके
उसका जो कार्ड बनाया जाता है और उस कार्ड में सब कुछ उसको सिस्टमेटिक करके लाइब्रेरियन के पास में एक रैक होती है जहाँ पे सारे कार्ड सिस्टमेटिकली सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, तो उसको देखते ही पता चल जाता है कि यूजर कौन सी बुक का डिमांड कर रहा है। तो वो कैटलॉग कार्ड जिस सीक्वेंस में और जिस फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं उसको कहा जाता है कैटलॉग और बिब्लियोग्राफी। और इसको नाम से अपन क्या कह सकते हैं, पुस्तकों की सूची या ग्रंथों की सूची। आई थिंक अब आपको इसके जो टॉपिक का नाम है उस टॉपिक से नाम से किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा, जो मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि ये जो कैटलॉगिंग की सूची बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए गए थे। कोई भी सूची ऐसे डायरेक्ट नहीं बनती है, उस सूची को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन में अपन ने क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या रूल काम में लिया था, कॉलम क्लासिफिकेशन में अपन क्लासिफिकेशन करने के लिए फैसेट फॉर्मूला का काम लेते हैं। वो फैसेट फॉर्मूला उसको पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करता है कि किसी भी विषय का क्लास नंबर कैसे बनेगा, उसमें पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, कहाँ पे कौन सा कनेक्टिंग सिंबल लगाना है, मेन क्लास को कहाँ से फाइंड आउट करना, पूरा का पूरा खेल उस फैसेट फॉर्मूले के ऊपर होता है। मतलब ऐसे के ऐसे कैटलॉगिंग की जो सूची बनाते हैं ना, तो उसमें भी जो अलग अलग मतलब कैटलॉगिंग रूल्स थे वो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। अपन के प्रैक्टिकल में काम आते हैं CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो रंगनाथन मोदी ने दिया था, और एक काम आता है AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, और एक काम आते हैं क्लासिफाइड कैटलॉग कोड रूल्स। ये दो ही रूल काम आते हैं। मतलब तो ऐसे तो होते बहुत सारे हैं। सबसे पहले ऐसे अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं तो सबसे पहले 1841 में सबसे पहले पेनेजी कोड आया था, जिसे एंथोनी पेनोजी ने दिया था 1841 में। उन्होंने सबसे पहले कैटलॉगिंग करने के लिए जो रूल्स प्रदान किए थे वो ब्रिटिश म्यूजियम के थे, ब्रिटेन के थे। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो 1876 में आया था ये, जो CA कटर साहब का था, जिसका नाम था शायद डिक्शनरी था ऐसा कुछ। एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग जो 1876 में CA कटर ने दिया था, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, वो भी कैटलॉगिंग करने के लिए रूल्स होते थे। फिर अगर बात आती है तो 1908 में आती है बात सबसे पहले AACR की। इस AACR को अगर अपन कहेंगे तो क्या कहेंगे, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल। जैसे नाम से पता चल रहा है एंग्लो और अमेरिकन, मतलब अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशन ने, एंग्लो मतलब सॉरी ब्रिटेन के ऑर्गेनाइजेशन ने और अमेरिका के ऑर्गेनाइजेशन ने, इन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन ने मिलाकर कैटलॉगिंग करने के लिए जो रूल दिया था उसको शॉर्ट में कहा जाता है AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। और एंग्लो मतलब ब्रिटेन का ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, LA लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं अपन, लाइब्रेरी एसोसिएशन। लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा था, LA, जिसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं LA से। ये एक क्या था, ब्रिटेन का ऑर्गेनाइजेशन था, ब्रिटेन का ऑर्गेनाइजेशन था। मतलब ब्रिटेन की एक संस्था थी जो लाइब्रेरी पे काम करती थी। लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी नियम बनाने होते थे या लाइब्रेरी से रिलेटेड ब्रिटेन में जो भी काम होते हैं उस पे काम करती है, उसे कहते हैं अपन LA। और अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन सी थी, ALA, जिसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने LA और प्लस ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले मतलब क्या बनाया था, कैटलॉगिंग करने के लिए रूल्स बनाए थे 1908 में। सबसे पहले तो पेनेजी कोड, एंथोनी पेनोजी, वो भी ब्रिटेन के थे। 1841 में उन्होंने कैटलॉगिंग जो करते हैं अपन सूची बनाते हैं मतलब कैटलॉग कार्ड के, उसके लिए जो रूल्स दिए थे सबसे पहले उन्होंने दे दिए थे। उसके बाद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं CA कटर के, जो होते रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, जो दिए थे 1876 में। उसके बाद 1908 में आते हैं, इसको अपन इंपॉर्टेंट मानते हैं। और ये जो AACR की जो भी मतलब कैटलॉगिंग होगी, मतलब इसके 3 फॉर्मेट होते हैं, AACR, फिर आता है AACR1 और फिर आता है AACR2। इसको अगर अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कब कौन सा आया था। तो 1908 में आता है AACR। कब आता है सबसे पहले, 1908 में, 1908 में सबसे पहले AACR दिया जाता है। और ये नाम कहाँ से आया, A का मतलब एंग्लो,
दैट डबल ए, दूसरे ए का मतलब अमेरिकन और सी का मतलब होता है कैटलॉग और रूल्स। नाम से ही पता चल रहा है, एंग्लो मतलब अंग्रेज, एंग्लो मतलब अंग्रेजों को एंग्लो कहा जाता है, और वो होते हैं ब्रिटेन के, उसके लिए वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन था एलए, और अमेरिका का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इन दोनों ने मिलकर दिया तो इसको नाम दे दिया AACR। ये दिया था 1908 में। फिर इन्होंने क्या किया था, इसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया था। AACR1 जो आता है 1967 में, इनकी ये कोई मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कुछ ना कुछ संशोधन होते हैं, उस संशोधन के साथ इसका नाम दिया जाता है AACR1। उसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके आता है AACR1 मतलब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 1, जो कब दिया जाता है 1967 में। और फिर एक आता है AACR2, जिसे अपन क्या कहते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2, ये आता है 1978 में। मोस्टली इसी को ही अपन पढ़ते हैं और इसी के बेसिस पे AACR की अपन एंट्रियां बनाते हैं सारी की सारी। मतलब इसमें थ्योरी में अगर इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव बताना है, ISBD का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, वो सब कुछ आते हैं मतलब। पर वो मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तब इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको उस वहाँ पे भी सारी की सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन अभी मैं आपको क्या करा रहा हूँ, इसके सब्जेक्ट के बेसिक से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। इंट्रोड्यूस से करवाना मेरे लिए जरूरी होता है, जब तक किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक नहीं पता चलता है तो उस सब्जेक्ट में अपन आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपके प्रैक्टिकल में जो काम आने वाली है वो एक तो काम आती है AACR2, इससे रिलेटेड अपन को सारी की सारी एंट्रियाँ बनानी होगी, और इसको कहते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। और ये काम आती है BLIS के स्टूडेंट्स के लिए, जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के होते हैं, उनको AACR2 की एंट्री बनानी होती है। DLIS के स्टूडेंट के लिए केवल और केवल CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की एंट्री बनानी होती है, और BLS वालों को मैंने पहले ही कहा था AACR2 और CCC की दोनों एंट्रियां बनानी होगी। तो 1978 में AACR2 आता है। फिर क्या आता है, CCC आता है ना, वो आता है 1934 में, जिसे अपन क्या कहते हैं क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। CCC का फुल फॉर्म होता है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। ये जो कोडिंग दी थी ना वो 1934 में वो वापस दी थी रंगनाथन मोदे ने। अब क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड क्या कहती है, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, तो इसका मीनिंग निकल के आता है क्लासिफाइड, मतलब आपने जो पुस्तकालय में जो पुस्तकें पढ़ी है उसका वर्गीकरण करके और प्रत्येक पुस्तक के लिए जो क्लास नंबर बना दिया है उसको क्लासिफाइड कर दिया है, उसकी कैटलॉगिंग। अब उसकी सूची बनाने के लिए जो कोड दिए जाते हैं, जो रूल्स दिए जाते हैं, उन्हीं रूल्स को कहा जाता है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड। और उन्हीं रूल्स में एक काम आती है क्लास इंडेक्स एंट्री। जब अपन बनाते हैं तो उसमें वो कॉन्सेप्ट काम आती है चेन प्रोसेसिंग की। चेन प्रोसेसिंग में जो अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के बाद जो क्लास नंबर आता है उस क्लास नंबर को वापस ब्रेक करके उसकी सब्जेक्ट हेडिंग फाइंड आउट की जाती है। दैट मीन्स जो विषय का नाम होता है उसका टाइटल, उसको वापस फाइंड आउट किया जाता है, जो इसकी रिवर्स प्रोसेसिंग होती है। क्लासिफिकेशन में अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग जो अपन के विषय का नाम होता है, टाइटल होता है, उससे रिलेटेड जो अपन कोड को फाइंड आउट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोड आता है क्लास नंबर अपन को मिलता है, उस क्लास नंबर को अपन चेन प्रोसेसिंग के थ्रू ब्रेक करके और वापस उसका क्या निकालते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग निकालते हैं। एक्चुअल में 1934 में रंगनाथन मोदे ने CCC दी थी। इसके बाद में इसके कितने 5 एडिशन प्रकाशित होते हैं। 1934 के बाद में 1945 में इसका सेकंड एडिशन आता है, फिर 1954 में इसका थर्ड एडिशन आता है, फिर 1958 में इसका फोर्थ एडिशन आता है, फिर 1965 या 1964 में मतलब इसका फिफ्थ एडिशन आता है। तो ऐसे प्रकार के CCC के टोटल 5 एडिशन आते हैं। हर एडिशन में उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, और उसमें क्या किया जाता है, कैटलॉगिंग। CCC मतलब रंगनाथन मोदे के अनुसार कैटलॉगिंग सूची बनाने के लिए जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे रूल्स दे रखे होते हैं, और उन्हीं रूल्स को अपन काम करेंगे। जैसे अपन मेन एंट्री बनाएंगे, फिर उसकी एडेड एंट्री बनाएंगे। मेन एंट्री में 6 सेक्शंस का प्रयोग करेंगे, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसेसन नंबर, फिर अपन उसकी ट्रेसिंग करेंगे। वो सब अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, तब अपन को स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अपन को समझ में आना चाहिए जो अपन का मेन टॉपिक है वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है और अपन का सब्जेक्ट क्या कहना चाह रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले 1908 में तो हुई थी AACR, जिसे अपन कहते हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जो किसने दिए थे, LA लाइब्रेरी और लाइब्रेरी एसोसिएशन जो ब्रिटेन का है इसीलिए, और एक अमेरिका, ए से मतलब एंग्लो
दैट मीन्स अमेरिका। अमेरिका का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो कौन सा, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। उन दोनों ने मिलकर अगर दिया था नाम, इसलिए इसको कहा जाता है AACR, कैटलॉगिंग रूल, जो 1908 में दे दिए थे। फिर इसका जो LACR 1 आता है वो 1967 में आता है, फिर जो 1978 में आता है वो AACR 2 आता है। अपन को AACR 2 के अकॉर्डिंग एंट्री बनानी है जो लेटेस्ट काम करता है। और CCC दी थी अपन के किसने, रंगनाथन मोदे ने। तो DLIS के जो स्टूडेंट होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का यूज करके जो एंट्रियां बनती है उसी को ही पढ़ना होता है, और BLIS वालों को दोनों चीज पढ़नी है। बस यही डिफरेंट है DLIS और BLIS के स्टूडेंट में, है ना। अब अपन इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने कहा 1934 में रंगनाथन महोदय ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को डिफाइन तो कर दिया और इसके 5 एडिशंस भी दे दिए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ना वो है चेन प्रोसेसिंग की, क्योंकि बिना चेन प्रोसेसिंग, रंगनाथन महोदय का मानना था कि भाई सारे के सारे जो क्लास नंबर दिए जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है क्लास नंबर से ही लाइब्रेरियन सारी चीज पता कर पाए, तो उस क्लास नंबर को ब्रेक करके वापस है ना उससे संबंधित बनने वाले विषयों को फाइंड आउट कर दिया जाए, मतलब उससे संबंधित बनने वाले विषयों की सब्जेक्ट हेडिंग को प्राप्त कर लिया जाए कि भाई उसका नाम भी क्या हो सकता है, उसकी रिवर्स प्रोसेसिंग की थी, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो इन्होंने क्या किया था 1938 में, 1938 में इनकी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। 1938 में उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में चेन प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका दिया था, चेन प्रोसेसिंग का। जो कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूं चेन प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने 1938 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग में दिया था। ये चेन प्रोसेसिंग क्या करती है, इस चेन प्रोसेसिंग के द्वारा जो क्लास नंबर अपन को दे रखा था उस क्लास नंबर के से उस पुस्तक के क्या किया जाता है, सब्जेक्ट हेडिंग को फाइंड आउट किया जाता है। चेन प्रोसेसिंग के द्वारा अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग, जिसे अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, विषय शीर्षक। और अब आपको पता होगा किसी भी विषय का शीर्षक क्या हो सकता है, उसका टाइटल, उस विषय का नाम। विषय का शीर्षक क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा कोई फिजिक्स की कोई बुक है तो उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है, फिजिक्स। मैंने कहा कोई मैथमेटिक्स की बुक है, मैथमेटिक्स में भी अलग अलग बुक होती है, अर्थमेटिक होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ये सब उसके क्या बता रहे हैं, उसके शीर्षक को बता रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा भाई रंगनाथन महोदय की पुस्तक है कॉलन क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन उसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सब्जेक्ट के विषय के शीर्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है भाई इसके विषय का शीर्षक क्या है। तो मतलब उस क्लास नंबर से वापस और वापस चेन प्रोसेसिंग के द्वारा उसके सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया जा सकता था, जिसे अपन क्या कहते हैं, विषय शीर्षक, सब्जेक्ट हेडिंग। समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बताता हूं कि सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं CCC। CCC है जो DLIS के स्टूडेंट के भी काम आती है और DLIS के भी स्टूडेंट के काम आती है। CCC इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि रंगनाथन महोदय ने दी और ये एक अपने कौन थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। तो अपन इसको प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले CCC की कैटलॉगिंग पढ़ेंगे, आफ्टर दैट अपन क्या करेंगे, AACR की कैटलॉगिंग पढ़ेंगे। CCC की कैटलॉगिंग पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले मैं एक चार्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वो CCC का चार्ट आप सबको पता होना चाहिए। उसी चार्ट से आपको पता चलेगा कि भाई अपन CCC को कैसे पढ़ेंगे और CCC को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। CCC में कुछ नहीं होता है। सबसे पहले किसी भी विषय के लिए अगर मैं CCC की बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात कर रहा हूँ। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको और फिर आपको समझ में आ गया होगा CCC का मतलब क्या होता है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। जो रंगनाथन महोदय ने कैटलॉगिंग करने के लिए जो कॉन्सेप्ट दी थी उसे कहते हैं CCC। अब इसमें एक होती है मेन एंट्री। मेन एंट्री किसको बताती है, किसी भी कैटलॉग कार्ड के जो सबसे पहले कैटलॉग कार्ड बनता है उसमें जो एंट्री बनाई जाती है सबसे पहले कार्ड में उसे कहते हैं मेन एंट्री। आपके DLIS में ये 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से 10 नंबर तो आपके मेन एंट्री के ही होते हैं। अगर आप मेन एंट्री से बना देते हो तो 10 नंबर आपको पूरे मिलते हैं। BLIS में ऐसा नहीं होता है, BLIS में मार्क्स कम होते हैं। BLIS में CCC और AACR 2 को दोनों के क्वेश्चन आते हैं, फिर उसमें 30 नंबर के या 20 नंबर के असाइनमेंट भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे नंबर अलग डिफाइंड होते हैं। लेकिन जो DLIS के स्टूडेंट होते हैं उसमें 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 नंबर आपके मेन एंट्री के होते हैं। और दूसरी होती है एडेड एंट्री।
एडेड एंट्री को अपन हिंदी में क्या कहेंगे? सहायक प्रविष्टि। हिंदी में इसको क्या कह देंगे? सहायक प्रविष्टि। और मेन एंट्री को अपन हिंदी में क्या कह देंगे? मुख्य प्रविष्टि। अब अपन को समझना है, एडेड एंट्रीज होती है ना, जो सहायक प्रविष्टियां होती हैं, जो इस मुख्य प्रविष्टि को बनाने के बाद इसमें जो मुख्य प्रविष्टि की कौन कौन सी एंट्रीज बनती हैं, जिससे और मतलब उसकी मतलब उस कैटलॉग कार्ड को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब मेन एंट्री को बनाने में उसकी सहायता करने वाली एंट्रियां, उसे अपन कहते हैं सहायक प्रविष्टियां। जो मेन एंट्री अपन बनाएंगे, मुख्य प्रविष्टि जो बनती है, इस प्रविष्टि को बनाने में कौन कौन सी उसकी सहायक एंट्रियां होती है, कौन कौन सी सहायक प्रविष्टियां होती हैं, उनको कहते हैं अपन एडेड एंट्री। तो सबसे पहले अपन मेन एंट्रीज को समझेंगे। मेन एंट्री सिंगल होती है, लेकिन एडेड एंट्रीज कितने प्रकार की होती है? 3 से 4 प्रकार की एडेड एंट्रीज हो सकती है। किस किस की बनेगी एडेड एंट्री, वो सब पहले मैं आपको एक चार्ट के फॉर्म में बता रहा हूँ, फिर अपन इनका प्रैक्टिकली यूज करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेन एंट्री बनाने के लिए अपन को क्या करते हैं? 6 सेक्शंस का काम में लेते हैं। कितने सेक्शंस काम में लेते हैं? 6 सेक्शन। ये 6 के 6 सेक्शन मैं कैटलॉग कार्ड में बताऊंगा। कैटलॉग कार्ड के लिए क्या क्या रूल्स अपन ध्यान रखने होते हैं, वो भी सब बताऊंगा। 6 सेक्शन में सबसे पहला होता है अपन के लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन, जैसे अपन को नाम से ही पता चल रहा है, लीडिंग सेक्शन का मतलब लीड करवाना। जिससे अपन को एंट्री बनाना है, उसको लीडिंग लाइन के अपन ऊपर लिखते हैं, और उसी को अपन क्या कहते हैं? लीड करवाना, लीडिंग सेक्शन। सेकंड होता है अपना हेडिंग सेक्शन। जैसे अपन ने अभी बोला था सब्जेक्ट हेडिंग, विषय शीर्षक, तो हेडिंग सेक्शन भी वही बताता है। वहां पे अपन क्या करते हैं? शीर्षक को लिखते हैं। अब AACR2 की एंट्री होती है ना, तो वहां पे तो शीर्षक में अपन क्या कर लेते हैं? विषय का शीर्षक लिखते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग को लिखते हैं। लेकिन CCC की अपन एंट्री बताएंगे ना, तब हेडिंग सेक्शन में अपन क्या लिखते हैं? ऑथर का नाम लिखते हैं, और ऑथर की अगर कोई डेट ऑफ बर्थ दे रखी होती है, उसको कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तीसरा होता है जो अपना क्या होता है? टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन बता रहा है, अगर उस बुक का कोई ना कोई टाइटल दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट करने में, इस टाइटल सेक्शन को भी जब मैं मेन एंट्री का कार्ड बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले टाइटल को लिखा जाता है, उसके बाद में कॉलन का सिंबल लगा के अगर उसका कोई सब टाइटल होता है तो उसके सब टाइटल को भी लिखा जाता है। फिर अगर उसके बुक का कोई एडिटर होता है तो उसके एडिटर का भी नाम को लिखा जाता है। और उसका कोई कोलैबोरेटर होता है, कोलैबोरेटर मीन्स उस बुक को लिखने वाले ऑथर की सहायता करने वाला या उसका सपोर्ट करने वाले, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कोलैबोरेटर होते हैं। कोलैबोरेटर एडिटर भी हो सकते हैं, ट्रांसलेटर भी हो सकते हैं, इलस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये 5-6 टाइप के कोलैबोरेटर होते हैं। एडिटर मतलब उस पुस्तक को एडिट किसने किया है। कंपाइलर मतलब उसको कंपाइल किसने किया, एक कोड से दूसरे कोड में। ट्रांसलेटर मतलब उसको ट्रांसलेट किसने किया, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसफर हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि अपन देखते हैं अपनी भगवत गीता है, यहाँ पे संस्कृत में है, संस्कृत से फिर उसका हिंदी रूप भी मिलता है, हिंदी से उसका इंग्लिश रूप भी मिलता है, तो इसका क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है। तो जो ट्रांसलेशन करता है ना, उसको भी अपन क्या कहते हैं? कोलैबोरेटर कहते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक कोड से दूसरे कोड में उसको कंपाइल करने वाला। एक होता है इलस्ट्रेटर। तो आजकल आपको पता है बुक्स आती है ना, उसमें 3D डायमेंशंस के इमेजेस बनी हुई होती है। तो उन 3D डायमेंशंस के इमेजेस को और कलरफुल इमेजेस को जो बना रहा है, पर्टिकुलर मान लो वो कोई अलग पर्सन है, तो उसको भी अपन किस में लेते हैं? कोलैबोरेटर में। दैट मीन्स वो ऑथर का उस बुक में क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है। तो ये सारे के सारे 5-6 कोलैबोरेटर होते हैं। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कोलैबोरेटर काम में आते हैं। तो टाइटल सेक्शन हो गया। फोर्थ हो जाता है अपन का नोट सेक्शन। अब इस नोट सेक्शन में क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई उसकी क्या होगी? सीरीज दे रखी होती है, उस सीरीज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं नोट सेक्शन में। 5वां होता है असेसन नंबर। असेसन नंबर मैंने आपको बताया था कि भाई जब कोई बुक है ना लाइब्रेरी में हायर की जाती है किसी वेंडर के थ्रू, तो उसके बुक को क्या कर रहा है? एक असेसन नंबर दिया जाता है, जो 5-6 डिजिट का कोड हो सकता है या 7 से 8 डिजिट का भी कोड हो सकता है। उसको अपन कहते हैं असेसन नंबर, जो बुक के फ्रंट पेज में भी लगता है और बुक के मिड में भी लगता है। सपोज कभी कोई बुक मान लो उसका फ्रंट पेज फट जाए, तो उसके मिड पेज में भी वहाँ से असेसन नंबर को फाइंड आउट करके और अपन पता कर सकते हैं कि लाइब्रेरी में ये बुक कब आई थी और वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और वो कहाँ पे पढ़ी है। तो असेसन नंबर बुक को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है। और 6th होता है ट्रेसिंग। जो ट्रेसिंग की जाती है ना, वो आपका जो कैटलॉग कार्ड होता है उसके बैक साइड में की जाती है। ये ट्रेसिंग की जाती है कि अगर कोई मेन एंट्री की जितनी भी एडेड एंट्रियां बनती है, मान लो उसकी एडेड एंट्री बनती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री,
क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये 4 से 5 टाइप की एडिट एंट्री होती है। उसमें भी हर एक के अलग अलग भाग होते हैं। तो जितनी भी एडिट एंट्रियाँ बनती है, मतलब इस मेन एंट्री को बनाने में जितनी भी सहायक एंट्रियाँ काम में की जाती है, उन सहायक एंट्रियों को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? ट्रेसिंग में। और ये ट्रेसिंग कैसे होती है? मान लो आपके पास में एक 5x3 इंच का 5x3 इंचेस का क्या होता है? कैटलॉग कार्ड होता है। उस कैटलॉग कार्ड को अगर फिजिकल फॉर्म में अगर अपन देखते हैं तो मान लो भाई ये, जैसे मैं आपको बताऊं फिजिकल फॉर्म में अगर अपन को बताऊं तो मान लो कि आपका एक कैटलॉग कार्ड है। इस कैटलॉग कार्ड में फ्रंट में तो पूरी की पूरी मेन एंट्री की जाती है। मेन एंट्री करने का तरीका बताऊंगा। और इसका जो बैक साइड होता है ना, यहाँ पे उसकी क्या की जाती है? ट्रेसिंग की जाती है। ट्रेसिंग किसके लिए होती है? लाइब्रेरियन के लिए होती है कि लाइब्रेरियन ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें इतनी एडिट बनी एंट्रियाँ बनी है इस मेन एंट्री के साथ साथ, मतलब इस बुक को पहचानने के लिए। मेन एंट्री में तो क्या होता है, उसको लीडिंग सेक्शन में किसको लिखते हैं? क्लास नंबर, कॉल नंबर को लिखते हैं। उसमें क्लास नंबर और बुक नंबर दे रखा होता है। उस क्लास नंबर और बुक नंबर से तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा इस बुक को और किस किस तरीके से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक लाइब्रेरी में, वो सारी की सारी होती है एडिट एंट्रियाँ। और उनको क्या किया जाता है? कैटलॉग कार्ड में उसके पीछे की साइड में उनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शंस दे रखा होता है, उसका विवरण होता है, तो उसे अपन कहते हैं ट्रेसिंग। और ये कार्ड के पीछे की जाती है। और एग्जाम में अपन ट्रेसिंग कब करेंगे और कैसे करेंगे, वो जब मैं आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि भाई एग्जाम में अपन को ट्रेसिंग कैसे करनी है। ये पूरा का पूरा मेन एंट्री का फॉर्मेट होता है। तो ये मेन एंट्री आप सबने लिख ली होगी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अलग से लिख लेना, क्योंकि एडिट एंट्री को समझाने के लिए मेरे को पूरा का पूरा बोर्ड चाहिएगा। अब मैं सपोज एडिट एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो एडिट एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती हैं? ये एडिट एंट्रियाँ होती हैं CRE, इसको अपन क्या कहते हैं? क्रॉस रेफरेंस एंट्री। फिर एक होती है CIE, इसे अपन क्या कहते हैं? क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर एक क्या होती है? BIE। ई की शॉर्ट फॉर्म से ही आप ध्यान में रखना, ताकि आप है ना इसको एग्जाम में रिप्रेजेंट करो तो इजीली कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं? बुक इंडेक्स एंट्री। अभी मैं आपको इनको समझाऊंगा कि इसको क्रॉस रेफरेंस क्यों कहा है, इसको क्लास इंडेक्स क्यों कहा है और इसको बुक इंडेक्स क्यों कहा है, ये सभी अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक होती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? CRIE। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। अब देखो समझो आप, सबसे पहले मैंने कहा एडिट एंट्री में जो सबसे पहले नाम आता है वो नाम आ रहा है क्रॉस रेफरेंस एंट्री का। क्रॉस रेफरेंस एंट्री का मतलब क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस एंट्री का मतलब ये होता है कि भाई आप है ना अपनी किसी बुक पर एंट्री अपन किसकी बनाते हैं? पर्टिकुलर किसी बुक की बनाते हैं। अगर उस बुक में आप है ना किसी दूसरे बुक के, अगर किसी पर्टिकुलर बुक में किसी दूसरी बुक का अपन कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो उसको क्या किया जाता है? उसको रेफरेंस किया जाता है। सपोज मैं कह रहा हूँ कि एक कोई बुक का नाम होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट में ही अगर अपन को दे दिया इन्फेंट साइकोलॉजी की बात कर दी और बता दिया कि इन्फेंट साइकोलॉजी से रिलेटेड है ना वो उस बुक में इतने पेज नंबर पे दे रखा है और वो सीट्स वो पर्टिकुलर उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, मतलब उसको रेफरेंस कर रहा है कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट किसकी बात कर रहा है? चाइल्ड डेवलपमेंट अपन कहते हैं तो शिशु के डेवलपमेंट विकास की बात हो रही। और इन्फेंट साइकोलॉजी भी क्या होता है? इन्फेंट मतलब शिशु मनोविज्ञान। तो मतलब ये बता रहा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट में जो आप इन्फेंट साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, शिशु मनोविज्ञान को पढ़ रहे हो, उसको रेफरेंस कर दिया पर्टिकुलर पेज देके और इंडिकेट बता दिया ये इससे संबंधित है। मतलब आपको अगर चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है पूरे से और इन्फेंट साइकोलॉजी को पढ़ना है तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट में से भी पढ़ सकते हो, या चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको इन्फेंट साइकोलॉजी को पढ़ना है तो इससे रिलेटेड कंटेंट आपको वहां से मिल सकता है। उसको C या C आल्सो करके रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर चीज को रेफरेंस करके और उसका पर्टिकुलर क्लास नंबर दे दिया जाता है कि इससे रिलेटेड ये बुक है और इसका क्लास नंबर ये है और ये आपके क्वेश्चंस के फॉर्मेट में दे रखा होगा पूरा का पूरा,
इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन में दे रखा होगा, जब मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज़ नोट करके नोट की फॉर्म में नीचे क्वेश्चन में दे रखी है तो उसके लिए तो अपन बनाएंगे क्रॉस रेफरेंस एंट्री। तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री क्या होती है, किसी पर्टिकुलर बुक को जिसको रेफरेंस किया जा रहा है उसका भी क्लास नंबर है ना, जो अपनी मेन एंट्री की बुक होती है उसके साथ में नोट में दिया हुआ होता है और उसको रेफरेंस किया जाता है, उसको कहते हैं अपन क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, और अच्छे से समझ में कब आएगा, जब मैं इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा। मतलब किसी को रेफरेंस करना कि भाई इससे रिलेटेड आपको कंटेंट उस बुक में भी मिल सकता है और उस बुक का क्लास नंबर ये है, उसके क्लास नंबर को अपन को यूज करना है क्रॉस रेफरेंस एंट्री में। सेकेंड बात आती है क्लास इंडेक्स एंट्री की। अब क्लास इंडेक्स एंट्री क्या होती है, मैंने क्या कहा था, जो अपन का क्लास नंबर दे रखा होता है मतलब क्वेश्चन में, या जो क्लास नंबर किसी बुक को रिप्रेजेंट करता है उसकी अपन क्या करते हैं, चेन प्रोसेसिंग करते हैं। चेन प्रोसेसिंग करने के बाद में उससे संबंधित जो भी विषय होते हैं उन विषयों का नाम निकल के आ जाता है उस क्लास नंबर से संबंधित पर्टिकुलर। जब अपन उस क्लास नंबर को ब्रेक करेंगे चेन प्रोसेसिंग के थ्रू तो उससे संबंधित जो भी विषय होते हैं उनकी सब्जेक्ट हेडिंग मतलब उनके विषय का शीर्षक अपन के सामने नाम की फॉर्म में आ जाता है। तो वो जितने भी विषय आते हैं उन विषयों को क्या कहा जाता है, क्लास इंडेक्स एंट्री। ये भी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं बात करता हूँ बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री क्या होती है, ये अलग अलग बनती है। मतलब अगर किसी बुक को मान लो अपन आप क्लास नंबर से पहचान रहे हो या फिर उसके बुक को मान लो अपन किसके पहचान रहे हो, उसका बुक के नाम से पहचान रहे हो, जो क्लास इंडेक्स एंट्री के बाद में आता है। बुक इंडेक्स एंट्री बनती है ऑथर की बनती है। ये बुक इंडेक्स एंट्री होती है जो 4 प्रकार की होती है। ऐसे देखें तो बुक इंडेक्स एंट्री 4 प्रकार की होती है, ऑथर, कोलैबोरेटर, टाइटल और एक होती है सीरीज। ये 4 चीजें होती है कि भाई बुक इंडेक्स एंट्री क्या कह रही है कि या तो आपको क्या करोगे, मेन एंट्री से उस बुक को आइडेंटिफाई कर सकता है लाइब्रेरियन, या उसके बाद में उसके लिए अगर कोई रेफरेंस कर रखी है दूसरी बुक उससे संबंधित मिलती जुलती तो उसके लिए जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री से उसको पता चल सकता है कि इससे मिलती जुलती बुक कौन सी है। क्लास इंडेक्स एंट्री में क्लास नंबर से अगर वो बुक को आइडेंटिफाई नहीं करता है तो चेन प्रोसेसिंग करने के बाद उस बुक के नाम आ जाते हैं सारे के सारे सामने, तो पता चल जाता है इस बुक से संबंधित जो यूजर मांग रहा है उससे रिलेटेड या उससे संबंधित और कौन कौन सी बुक हो सकती है या वो पर्टिकुलर बुक को किस नाम से जाना जा सकता है। बुक इंडेक्स एंट्री बताती है कि उस बुक का ऑथर कौन है। उस बुक का ऑथर भी आपको क्या होगा, मतलब आपके क्वेश्चंस में दे रखा होगा जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ऑथर से तो किसी बुक को आइडेंटिफाई करना इजी होता है ना। एक ही बुक के क्या सेम ऑथर हो सकते हैं क्या, एक ही बुक के अलग अलग ऑथर हो सकते हैं, सेम ऑथर नहीं हो सकते। तो पर्टिकुलर किसी ऑथर के नाम से अगर कोई यूजर लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से बुक मांगता है तो वो उसको ऑथर के नाम से उस बुक को आइडेंटिफाई कर सकता है। जब अपन इसकी बुक इंडेक्स एंट्री में ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री बनाएंगे तो ऑथर को क्या कर देंगे, लीडिंग सेक्शन के ऊपर रख देंगे और इसको लीड करवा देंगे और इसको कैपिटल लेटर में लिख देंगे। कोलैबोरेटर, इस ऑथर की सहायता करने वाले कोलैबोरेटर, मतलब जो पर्टिकुलर बुक की अपन एंट्री बना रहे हैं या पर्टिकुलर बुक को जो अपन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिसको, उस बुक के लिए ऑथर का जो साथ देते हैं। जो कोलैबोरेटर कौन कौन से होते हैं, ये कोलैबोरेटर 5 टाइप के हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, सपोज मैं कह रहा हूँ ट्रांसलेटर हो सकता है, एक कंपाइलर हो सकता है, और एक ट्रांसलेटर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो सकता है, ये ट्रांसलेटर मतलब उस बुक को अगर किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किसी ने ट्रांसलेट किया है, उसको कंपाइल किया, इसके एक कोड से दूसरे कोड में उसको कंपाइल किया है। एडिटर मतलब उस बुक को किसी ने क्या किया है, एडिट किया, संपादित किया है। उसका इलस्ट्रेटर, उस बुक में जो भी इमेजेस बनी हुई थी, जो चित्र डायग्राम बने हुए थे, उसको बनाने के लिए किसी इलस्ट्रेटर ने ऑथर का साथ दिया है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोलैबोरेटर होते हैं जो क्या करते हैं, ऑथर का साथ देते हैं। अगर होते हैं तो ही उनकी अपन को एंट्री बनानी है, अगर नहीं होते हैं तो अपन को इनकी एंट्री नहीं बनानी है। मान लो कोई बुक है उसका कोई कोलैबोरेटर है ही नहीं तो कोलैबोरेटर की एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ ऑथर की एंट्री बनेगी। लेकिन एडिटर तो हमेशा आएगा। अपन ने डीटीसी में भी देखे हैं, तो जरूर थोड़ी ये सारे के सारे 23 के 23 एडिशन है जो मैनुअल डिबे नहीं दिए। जैसे सपोज मैंने सीसी में नहीं कहा था, उनका 7th एडिशन तो कॉलम क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन किसने दिया था, उनके शिष्यों ने दिया था। तो वो क्या थे, उनके कोलैबोरेटर थे, मतलब उसको एडिट किया था। एडिट करके नील मेघनन, गोपीनाथ जो नाम आते हैं ना, वो उनके शिष्य थे, वो एडिटर होंगे, मतलब वो एडिट करके लाएंगे कॉलम क्लासिफिकेशन को। इसलिए हर एक बुक का कोई ना कोई एडिटर तो होता है, उसको संपादित तो किसी न किसी के द्वारा किया जाता है। तो उससे जो एडिटर आएगा ना, उस एडिटर की एंट्री किसमें बनेगी, कोलैबोरेटर। अगर किसी बुक का टाइटल नहीं दे रखा होता है, मान लो कोई सब्जेक्ट हेडिंग नहीं होती है बुक का,
नहीं, सब्जेक्ट अगर किसी बुक का कोई ऑथर नहीं होता है, मान लो काफ़ी ऑथर होते हैं जो बिना किसी नाम से बुक को पब्लिश कर देते हैं, लेकिन उस बुक का कोई ना कोई जो टाइटल होगा, उसकी कोई ना कोई तो सब्जेक्ट हेडिंग होगी, उसके बुक का कोई ना कोई तो नाम होगा जिसे अपन विशेष शीर्षक कहते हैं। अगर किसी बुक का ऑथर नहीं है तो अपन को उसकी क्या बनानी है, टाइटल एंट्री बनानी है, टाइटल की बुक इंडेक्स एंट्री बनानी है। अदरवाइज ऑथर की बुक इंडेक्स एंट्री जब बनती है तो टाइटल की बुक इंडेक्स एंट्री नहीं बनाते हैं। फिर होती है एक सीरीज, उस बुक के लिए एक सीरीज चलती है। जो सीरीज है ना, पर्टिकुलर एक सीरीज का नंबर होता है, उस बुक के सीक्वेंस को बताता है कि इसका कौन सा एडिशन कब पब्लिश हुआ, या वो सीरीज पर्टिकुलर नोट के फॉर्म में आपके क्वेश्चंस में दे रखी होगी। तो उस सीरीज का अपन को आइडेंटिफाई करके और उसी सीरीज की अपन को क्या बनानी है, बुक इंडेक्स एंट्री बनानी है। उस सीरीज को क्या करना है, जिसकी एंट्री बनानी है ना, उसको लीडिंग सेक्शन से ऊपर लिखना होता है, उसको लीड करवाना होता है। ये क्वेश्चन करूंगा तब चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो मैंने कहा ना, एक लीडिंग लाइन होती है कैटलॉग कार्ड में, उस लीडिंग लाइन के ऊपर जिसको लिखा जाता है ना, उसको कहते हैं लीड करवाना। और जिसको लीड करवाते हैं उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर में, बाकी सबको लिखते हैं अपन स्मॉल लेटर में। वो सारे तरीके सीखूंगा, ये क्वेश्चन करवा दिए आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की। अब ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री क्या होती है, ये सारी की सारी एंट्री हो गई, इनको मैं मिटा दूं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर ये भी 4 से 5 टाइप की होती हैं, लेकिन इसमें से मेनली 2 यूज होती है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, इसको अपन किस न किस नाम से जाना जा सकता है। इसको अपन कह सकते हैं अल्टरनेटिव नेम एंट्री, सेकंड इसको अपन कह सकते हैं सूडोनेम, सूडोनेम एंट्री, सूडोनेम को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, छद्म नाम। छद्म नाम मतलब उसका कोई ना कोई कृत्रिम नाम होता है या कोई छुपा हुआ नाम, सॉरी। अल्टरनेटिव नाम तो होता है उसका कोई काल्पनिक नेम, छद्म नेम मतलब उसका कोई छुपा हुआ नाम या निक नेम, जिससे उसके ऑथर को और उसके निक नेम से जान सकते हैं। तीसरी होती है वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं आपको, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, जो आपको कोई नहीं समझाएगा, सीधा इसको लिख के चला जाता है कि भाई वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री क्या होता है। देखो एक्चुअल में ये चीज़ तो मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा उस समय ज़्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा कि भाई वर्ड एंट्री और नंबर एंट्री क्या होता है। वहीं से ही पता चलेगा कि उस वर्ड एंट्री के वेरिएंट फॉर्म क्या क्या हो सकते हैं। अगर उसका कोई और वेरिएंट फॉर्म मिल रहा है तो उस एंट्री को अपन क्या कहते हैं, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। सपोज मैं कह रहा हूँ मेन एंट्री, जब आपके मेन एंट्री बनते हैं तो मेन एंट्री हमेशा किससे बनती है, मैंने कहा क्या, कॉल नंबर से। और कॉल नंबर में जो क्लास नंबर और बुक नंबर आपको दे रखे होंगे वो एक न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो वो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ना, उसको तो बोलते हैं अपन नंबर एंट्री। जो न्यूमेरिक फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अपन नंबर एंट्री। और जो किसी ना किसी वर्ड की फॉर्म में आती है, मतलब जैसे मैंने कहा अगर उसकी सीरीज एंट्री बनेगी तो सीरीज किस में होगी, वर्डों में होगी, तो वो क्या होगी, उसकी वर्ड एंट्री। ऑथर के नाम से अगर एंट्री बन रही है तो ऑथर का नाम किस में होता है, वर्ड में होता है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, वर्ड एंट्री। और कोलैबोरेटर के नाम से अगर कोई बनती है, एडिटर के नाम से, कोलैबोरेटर कोई भी हो सकता है, तो उसका भी पर्टिकुलर कोई ना कोई नाम होगा, तो नाम से जो एंट्री बनेगी वो किससे बनेगी, वर्ड एंट्री होगी। तो ऐसे कैसे जो मेन एंट्री बनती है ना, वो हमेशा क्या बनती है, नंबर एंट्री बनती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ट्रिपल सी की जो मेन एंट्री बनती है वो हमेशा क्या बनती है, नंबर एंट्री। क्यों बनती है, लीडिंग सेक्शन के ऊपर अपन जिसको कहते हैं ना, उसी से अपन को पता चलता है कि वो एंट्री किससे बनते हैं। लीडिंग सेक्शन के ऊपर मेन एंट्री में अपन हमेशा किसको रखते हैं, कॉल नंबर को रखते हैं, और कॉल नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू में होता है, इसीलिए मेन एंट्री को हमेशा क्या कहा जाता है, नंबर एंट्री। बाकी सारी की सारी जो एडेड एंट्री होती है ना, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, उनमें से सपोज मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ क्रॉस रेफरेंस एंट्री। तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री में क्या होता है, जिसको रेफरेंस कर रहे हैं, उस रेफरेंस कर रहे हैं मतलब जिस बुक को रेफरेंस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट की, मैं अगर कोई एंट्री बना रहा हूँ मेन एंट्री, तो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है इन्फेंट साइकोलॉजी,
कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित अपन को कंटेंट इन्फेंट साइकोलॉजी में मिल सकता है। तो इन्फेंट साइकोलॉजी को मैं रेफरेंस कर रहा हूँ ना, तो इन्फेंट साइकोलॉजी के लिए जो क्लास नंबर होता है ना, उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है यहाँ पे। तो क्लास नंबर भी अपन को करता है किस में आता है, क्लास नंबर भी नंबर में आता है, क्लास नंबर भी नंबरिक फॉर्म में आता है। तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री भी किस में बनती है, नंबर एंट्री में बनती है। फिर अपन बात करते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री को। तो क्लास इंडेक्स एंट्री आपकी कब बनेगी, मैंने कहा जो क्लास नंबर दे रखा होता है उस क्लास नंबर की अपन चेन प्रोसेसिंग करेंगे। तो चेन प्रोसेसिंग करने के बाद उस क्लास नंबर से उसके सब्जेक्ट का पूरा नाम आ जाएगा, और नाम किस में आएगा, खुलकर वर्ड में वापस। तो क्रॉस रेफरेंस क्लास इंडेक्स एंट्री किस में होती है, वर्ड एंट्री। यही चीज ध्यान रखनी होती है। यहीं पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुमा घुमा के यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्यों होते हैं कि भाई क्लास इंडेक्स एंट्री अपन सोचते हैं कि भाई क्लास नंबर से बनती है क्लास इंडेक्स एंट्री। अरे क्लास नंबर से तो बनती है, लेकिन उस क्लास नंबर की चेन प्रोसेसिंग करके उसको वापस क्या कर दिया जाता है, सब्जेक्ट हेडिंग उसका शीर्षक फाइंड आउट कर लिया जाता है ना। तो जो एंट्री बनाएंगे उसके क्लास नंबर से थोड़ी बनाएंगे, एंट्री अपन जो उसका शीर्षक से जो नाम आ रहे हैं उनके नाम से एंट्री बनाएंगे, और नाम हमेशा किस में होते हैं, वर्ड में होते हैं। इसीलिए एडेड एंट्रियों में सारी की सारी एंट्रियां होती है ना, वो वर्ड एंट्री होती है। एक एक्सेप्शन होता है जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है, वो क्या होती है, नंबर एंट्री होती है। क्लास इंडेक्स एंट्री होती है जो क्या होती है, वर्ड एंट्री होती है। इसमें क्लास नंबर को ब्रेक करके वापस नाम निकाल लिया जाता है, इसलिए क्लास इंडेक्स एंट्री को भी वर्ड एंट्री कहते हैं। और बुक इंडेक्स एंट्री मैंने अभी आपको बताया, बुक इंडेक्स एंट्री किस किस की बनेगी, ऑथर की बनती है। तो ऑथर का नाम आता है, दैट मीन्स बुक इंडेक्स एंट्री भी सारी की सारी क्या होगी, वर्ड एंट्री होगी, क्योंकि ऑथर का नाम वर्ड में होगा। ऑथर के बाद में कोलैबोरेटर जो भी होगा उसका भी नाम वर्ड में होगा। टाइटल होगा तो उसका टाइटल में उसका बुक का नाम आएगा पूरा का पूरा वर्ड में, तो वो वर्ड एंट्री होगी। और इसके बाद में सीरीज आएगी तो वो सीरीज भी पूरी की पूरी वर्ड में होगी। तो यहाँ पे मैंने कहा मेरी क्लास में कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद नहीं तो आप थ्योरी में अटकने वाले हो, नहीं प्रैक्टिकल में अटकने वाला हो। और मैं इसीलिए आपको सारी की सारी चीज़ बोली, मेरे को एक क्लास के लिए एक एक घंटा 1.5 घंटा पहले आपके कॉन्सेप्ट्स पे काम करना पड़े। मैं कॉन्सेप्ट्स पे काम करूंगा, मेरे को प्रैक्टिकल करवाना ईजी हो जाएगा आप लोगों को, और प्रैक्टिकल करवाना ईजी कर दूंगा तो मैं थ्योरी में आप कॉम्पिटिटिव में 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड में ऐसे ही लीड कर जाओगे मतलब। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। कोई चीज़ नहीं रटनी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करोगे, एक बार पढ़ते ही बुक में से चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो अपन बात कर रहे हैं, अब पता चल गया आपको क्लास इंडेक्स एंट्री वर्ड एंट्री क्यों होती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है जो नंबर एंट्री क्यों होती है, बुक इंडेक्स एंट्री होती है जो वर्ड एंट्री क्यों होती है, और लास्ट बचती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। यहाँ पे अपन कंफ्यूजन होते हैं सबसे ज्यादा। मैंने कहा भाई क्रॉस रेफरेंस एंट्री है वो तो बनती है क्लास नंबर से, किसके क्लास नंबर से, जिसको रेफरेंस किया जा रहा है उसके क्लास नंबर से। और क्लास नंबर किस में होता है, नंबर में, तो ये तो होती है नंबर एंट्री। इसी से मिलता जुलता नाम है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। एक टर्म आई तो इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गई, मतलब क्रॉस रेफरेंस एंट्री में जब अपन ने आई जोड़ दिया तो अपन के पास में क्या बन गई, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। लेकिन ये भी सारी की सारी एंट्री क्या होती है, वर्ड एंट्री। क्यों होती है वर्ड एंट्री, क्यों, देखो क्रॉस रेफरेंस एंट्री किस किस की बनती है, अल्टरनेटिव नेम। मैंने कहा अगर लेखक का जो उस बुक का कोई ऑथर है उसके जो ऑथर का नाम अगर कोई उसका निक नेम दे रखा है, जैसे कि सपोज मैं कह रहा हूँ मेरा नाम संदीप है, मेरा निक नेम कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मेरे को कोई मेरे निक नेम से जानता है तो जरूर तो ये सभी मेरे को मेरे निक नेम से जानते हैं, तो जो अल्टरनेटिव नेम होता है तो वो भी किसी में आएगा, वर्ड में ही आएगा। तो दैट मीन्स जो अल्टरनेटिव नेम की एंट्री बनेगी वो वर्ड एंट्री बनेगी। मैंने कहा सूडोनेम एंट्री, सूडोनेम मतलब उसका छद्म नाम, कोई छुपा हुआ नाम, कोई ऐसा नाम कि जो अपन को आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, तो उसको अपन क्या कहेंगे, है तो नाम ही ना, किस में बनेगा, वर्ड में। तो ये भी एंट्री किस में होगी, वर्ड में होगी, तो इसको भी क्या कहेंगे, वर्ड एंट्री। वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, तो ये जितनी भी इसकी वर्ड एंट्री बन रही है, सबसे पहले वर्ड एंट्री किसकी बनी थी अपन ने, क्लास इंडेक्स एंट्री की। दूसरी जितनी भी इसकी मतलब क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, तो ये भी वर्ड एंट्री है, ये भी वर्ड एंट्री है। और एक और कौन सी नेम की होती है, मतलब एडिटर ऑफ सीरीज, एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, मतलब जो आपकी सीरीज होती है, सीरीज आपके क्वेश्चंस में दे रखी होगी, उस सीरीज की तो क्या बनेगी, बुक इंडेक्स एंट्री बनेगी, जो अभी आपको मैंने बताया था सीरीज एंट्री। तो जो सीरीज चलती है पूरी की पूरी उसकी तो बनेगी बुक इंडेक्स एंट्री, लेकिन उस सीरीज में भी सीरीज के एडिटर का नाम होता है कि मतलब इस सीरीज को संपादित करने वाला कौन है, उसका भी कोई ना कोई नाम होगा। तो जो उसके सीरीज का संपादक होता है ना, एडिटर, उसके एडिटर की सीरीज के एडिटर, इसलिए कहते हैं एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। सीरीज का जो एडिटर होता है ना, उस एडिटर के नाम की जो एंट्री बनेगी ना, वो बनेगी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। और एक और होती है
1 2 3 और एक और होती है जो होती है जेनरिक नेम एंट्री। मैं इसको कहाँ पे लिखूं? 1 2 3 ये वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, तो इन सभी को मिलाकर ही बताता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपके, एक होती है जेनरिक नेम एंट्री, जेनेरिक नेम एंट्री। सेम वही चीज़ है, जेनेरिक नेम हो सकता है उसका कोई ना कोई, जैसे मेडिसिन्स नहीं आती है, एक तो फॉर्मूला बेस आती है और एक पर्टिकुलर कंपनी की होती है, कुछ अपन कहते हैं जेनेरिक डोज होते हैं, ऐसा कैसा कोई जेनेरिक नेम हो सकता है उसका, जैसे कि अपन अलग अलग नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं जेनेरिक नेम एंट्री। इसमें से सारी सबसे मेन तो काम आती है एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई सीरीज दे रखी होगी, क्योंकि सीरीज नहीं दे रखी होगी तो नोट सेक्शन का काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा मेन एंट्री में, और सीरीज दे रखी है तो उसके सीरीज का एडिटर भी दे रखा होगा। तो उस सीरीज की तो अपन बनाते हैं बुक इंडेक्स एंट्री, और सीरीज के एडिटर की क्या बनाते हैं अपन? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। और ये सारी की सारी एंट्रियाँ किस में आएगी? देखो वर्ड में आएगी कि नहीं आएगी? ऑथर का नाम, अगर उसका कोई सुडोनेम है तो सुडोनेम भी किस में आएगा? वर्ड में आएगा। जेनेरिक नेम है तो भी वर्ड, मतलब वर्ड में आएगा, अल्फाबेटिकल वर्ड कोई ना कोई नाम होगा। जैसे मेरा नाम है संदीप, तो संदीप की स्पेलिंग क्या है? SANDEEP। ये 5 वर्ड से बना है कि नहीं बना है संदीप? तो ऐसे कैसे इनके भी नाम होंगे तो किसी न किसी वर्ड में होंगे ना, इसीलिए इनको वर्ड एंट्रीज कहा जाता है। और एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, मतलब उस सीरीज को देने वाला जो एडिटर होता है, संपादक, उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, उसकी जो एंट्री बनेगी वो भी क्या आएगी? वर्ड एंट्री आएगी। तो इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्रीज। मतलब ये जो चारों एंट्रीज आती है ना, इन चारों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। और इसी को क्या कहा जाता है? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। इसलिए हमेशा पूछा जाता है कि जो एडेड एंट्रीज होती है मेन एंट्री की जो सहायता करने वाली CCC में, उसमें से कौन सी एंट्री नंबर एंट्री होती है और कौन सी एंट्री वर्ड एंट्री होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, होती तो ये सारी की सारी वर्ड एंट्री होती है, एक एक्सेप्शनल होती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। बाकी सारी की सारी क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये सारी की सारी तीनों तो वर्ड एंट्री होती है। लेकिन एकमात्र जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है ना, वो नंबर एंट्री होती है। क्यों एंट्री नंबर एंट्री होती है? कि भाई जो मेन एंट्री होती है ना, उसमें जो बुक का क्लास नंबर होता है, उससे संबंधित जो दूसरी बुक होती है उसके क्लास नंबर को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रेफरेंस किया जाता है, इसलिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री को नंबर एंट्री कहा जाता है। बाकी सारी की सारी एडेड एंट्री होती है, सहायक एंट्री होती है, जो मेन एंट्री की सहायता करने के लिए बनाई जाती है, उनको सबको वर्ड एंट्री कहा जाता है। इवन क्लास इंडेक्स एंट्री को भी वर्ड एंट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसमें क्लास नंबर को ब्रेक करके उनका नाम लेके आ जाते हैं अपन, तो जब नाम आ जाता है तो उनकी वापस नाम की जो वर्ड एंट्री। क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिकली, तब और अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। आज मैंने आपके इसके बेसिक से इंट्रोड्यूस करवाया है और बहुत अच्छे से समझा दिया है। कल अपन इसका क्वेश्चन करेंगे, या नेक्स्ट जब भी अपन की इसकी कैटलॉगिंग की क्लास होगी तब मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मेरी क्लास को सब्सक्राइब करिए, और आप आगे से आगे मतलब सब लोगों तक क्लास पहुंचाइए, ताकि सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके और सब अपने प्रैक्टिकल को जितना हो सके इजी बना सके। लोगों को VMOU में मैं देखता हूँ बच्चों को मतलब डर लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से। अब आपको प्रैक्टिकल से डरने की जरूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिकल के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा, प्रैक्टिकल आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि प्रैक्टिकल आपके इजीली बनने लग जाएंगे, और कोई भी बच्चा मतलब हर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में पास होगा अच्छे से। तो आप है ना, जितनी ज़्यादा आप क्लास को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, उतने ज़्यादा लोग मेरी क्लास से इंट्रोडक्शन हो पाएंगे। उनको हो सकता है पहले अच्छे से नहीं पढ़ने के लिए मिला होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।